8. राधा की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी में लोगों की ऐसी मेंटालिटी होगी जैसे कि इस एडिटर इन चीफ की थी। ये सब क्या था? आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? पहले राधा ने वर्क प्लेस पर हैरास होने की केवल खबरें पढ़ी थी, लेकिन आज जब वो उस लम्हे को याद कर रही थी जब उस एडिटर इन चीफ ने उसके हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया, तो वो डर से कांप रही थी। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ गंगा भी गुस्से से कांप रहा था। अपनी पूरी जिंदगी में आज तक उसने कभी भी इतना ज्यादा गुस्सा महसूस नहीं किया था। उसने तुरंत एक आदमी को फोन लगाकर कहा, हमें एक न्यूज चैनल का चीफ एडिटर का पूरा कुंडली निकालना है, हो पाएगा? जी सर, हो जाएगा। राधा के चीफ एडिटर अक्षय की गंगा ने पूरी कुंडली निकाल ली और वो सीधे इस न्यूज चैनल की पेरेंट कंपनी में पहुंच गया जो अक्षय के पिता केशव मौर्य चला रहे थे। गंगा ने एक क्विक अपॉइंटमेंट बुक करी और सीधे जाकर केशव के सामने आकर बोला, तो अक्षय के पिता आप ही हैं? जी, अक्षय मेरा बेटा है, लेकिन आप? अपने बेटे को तमीज सिखाना भूल गए थे क्या मिस्टर मौर्य, या उसे हमें ही तमीज सिखानी पड़ेगी? अपनी जबान संभाल कर बात करिए। ये मत भूलिए कि आप मौर्याज के ऑफिस में बैठे हैं। जब आपके बेटे की जबान नहीं संभलती तो हम कैसे जबान संभालें? आज ही उसने एक राधा नाम की लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। आज गंगा अलग ही अंदाज में था। गुस्से ने उसको कई हद तक बदल दिया था, लेकिन केशव को गंगा की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो गंगा की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या हुआ? जवान लड़के तो ऐसी गलतियां करते रहते हैं। तुमने क्या इतनी सी बात के लिए लाखों की अपॉइंटमेंट ली है? और है कौन ये लड़की राधा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बहन है? अपनी जबान संभाल कर बात करिए मिस्टर मौर्य। चलो, मैं उससे कह दूंगा कि ये राधा नाम की लड़की आपकी है, इसलिए उसे ना छुए। अब तो सब ठीक है ना? गंगा के सबर का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने केशव के कॉलर को अपने हाथों से पकड़ लिया था और वो केशव को गुस्से से देखकर बोला, हम समझ गए हैं कि तेरा बाप तुझ पर ही गया है। अभी के अभी उसे फोन कर, वो सबके सामने अपने घुटनों पर गिरकर राधा से माफी मांगेगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सबके सब? कोई नहीं आएगा। आज हम तुझे दिखा देंगे कि लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाले के साथ क्या होता है। जा नहीं करूंगा फोन, जो करना है कर ले। मैं तुझ जैसे गुंडे से डरने वाला नहीं हूँ, समझा? मारेगा ना मुझे, मार ले, लेकिन बेटा आज तू जिंदा नहीं बचेगा। तूने केशव मौर्य पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। मन तो हमारा हाथ नहीं लात उठाने का था, लेकिन तेरी उम्र का लिहाज किया है हमने। अब तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तेरे बेटा अपने घुटनों पर बैठ के सॉरी कहेगा और तेरी कंपनी बच जाएगी। दूसरा ऑप्शन, तेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा, लेकिन हम तेरी कंपनी खत्म कर देंगे। बेटा, ये एक कंपनी है, कोई खिलौना नहीं है जिसे तू तोड़ देगा। ये सुनकर गंगा थोड़ा पीछे हो जाता है और एक आदमी को कॉल करके कहता है, मौर्य जी को हमारी बातों पर यकीन नहीं है। ये कहकर गंगा ने अपना फोन अपनी जेब में डाला और केशव मौर्य की तरफ देखते हुए बोला, अपनी शेयर्स की वैल्यूएशन देखते रहना, कुछ होने वाला है शायद। ये सुनते ही केशव ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू की और लैपटॉप चलाते हुए ही वो बोला, क्या होने वाला है? मैंने अपने बाल सिर्फ धूप में सफेद नहीं किया है। ये सब धमकियां किसी और को दिखाना। थोड़ा सब्र करके देख तो लो मौर्य जी। लगभग कुछ मिनटों में ही रिजल्ट केशव मौर्य के सामने था। वो स्क्रीन पर देख रहा था कि कैसे ग्राफ के लाइंस नीचे जा रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? दिस इज इम्पॉसिबल। कौन हो तुम? देखो, इसे रोक दो। मैंने कहा इसे अभी के अभी रोको। गंगा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपने कोट को ठीक करके वहीं कुर्सी पर बैठकर बोला, अब तो ये बर्बादी तभी रुकेगी जब हम आपके बेटे को सबके सामने राधा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखेंगे।
उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उसके अलावा जो भी चाहिए बोल दो, वो सब मैं देने को तैयार हूँ। आप जितना लेट करेंगे आपकी कंपनी को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। सोच लीजिए आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है मिस्टर मौर्य। केशव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी आफत उसके गले आकर पड़ गई थी। ठीक है, मैं उसे फोन कर रहा हूँ, लेकिन इसको रोको तो। जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं रुकेगा मौर्य जी। अपनी बरसों की बनाई कंपनी के साथ ऐसा होता देख केशव का दिमाग अब खराब होने लगा था और उसने अपने बेटे को फोन लगाकर कहा, अभी के अभी उस लड़की राधा को वापस ऑफिस में बुलाओ और सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, जल्दी। आप कोई मजाक कर रहे हैं क्या पापा? उस कमीनी को मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहता। पागल मत बनो और अपनी फालतू की बातों को बंद करो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वरना हम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। वो लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझे तुम बेवकूफ कहीं के। ठीक है, चल, बस उससे माफी मांगनी है ना। आई विल डू दैट, ओके? सिर्फ उससे माफी नहीं, सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी है और साथ में उसे रिकॉर्ड भी करना है, कम बुद्धि। क्या? आई हैव अ रेपुटेशन हियर पापा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, बेवकूफ। ये कहकर केशव ने फोन रख दिया, लेकिन अक्षय अपने पिता को ऐसे गुस्से में देखकर बुरी तरह से शॉक्ड हो गया था। इसलिए उसने अपने पापा की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी और तुरंत जोर से चिल्लाया, अंसारी, अभी के अभी उस लड़की राधा को मेरे सामने लेकर आ। अक्षय की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसका सेक्रेटरी अंसारी जल्दी से राधा को ढूंढने निकल गया। राधा बस अपनी रिसर्च और बाकी की फाइल्स को निकाल ही रही थी कि तभी वहां अंसारी उसके पास पहुंचकर बोला, राधा मैम, सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब और क्या बाकी रह गया है? तभी राधा ने अपने क्यूबिकल से अक्षय को देखा जो कि उसकी तरफ देख रहा था और तभी अक्षय राधा की तरफ देखकर बोला, राधा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, प्लीज एक बार इधर आ जाओ। गंगा ये सब कैमरे से देख रहा था। वहीं केशव को अक्षय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ राधा अक्षय को माफी मांगते देख शॉक्ड थी। वो बस थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि तभी अक्षय उसके कदमों में गिर गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो राधा, मुझसे गलती हो गई। तुम उसे गलती कह रहे हो, घटिया आदमी। सही में राधा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारे पैरों में गिरकर, वो भी सबके सामने। तुमने मुझे अनसेफ फील कराया है और यहाँ ऐसे माफी मांग रहे हो जैसे कि मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। अगर अक्षय के पिता केशव ने उसको ऐसा करने को न कहा होता तो वो आज राधा को छोड़ता नहीं, लेकिन अभी चाहकर भी वो राधा से कुछ भी नहीं कह सकता था। इसलिए वो उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे माफ कर दो राधा, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। भले ही अक्षय माफी मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। लड़कियों पर अपनी ताकत दिखाना और उनको डराना ये अक्षय का रोज का काम था। ठीक है। राधा ने सिर्फ इतना ही कहा क्योंकि वो अक्षय जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती थी। ये सब अपने लैपटॉप पर देखकर केशव ने गंगा की तरफ देखकर जल्दी से कहा, अब तो जो तुम चाहते थे वो हो गया ना। अब तुम जो भी मेरी कंपनी के साथ कर रहे हो, प्लीज उसे बंद कर दो। गंगा ने केशव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें केशव पर थी। वो देख सकता था कि अक्षय के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था और उसे साफ साफ ये दिख रहा था कि अक्षय ऐसा दोबारा करेगा किसी और लड़की के साथ। तभी केशव दोबारा बोला, देखो प्लीज अब इसे रोक दो, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरे बेटे ने उस लड़की से माफी भी मांग ली है। चलो मैं इस लड़की को प्रमोशन भी दिलवा दूंगा। अब तो ये सब रोक दो। नहीं। क्या नहीं? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हमें मजा नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। देखो जो भी ठीक नहीं है मैं अब उसे बाद में ठीक कर दूंगा। तुम प्लीज अभी के लिए मेरी कंपनी की बर्बादी को रोक दो। ऐसे कैसे रोक दे मौर्य जी? दिक्कत का है ना, गलती केवल आपके बेटे का नहीं है, आपकी भी उतनी है। जैसा बेटा वैसा बाप। देख मुझे नहीं पता तू कैसे और क्या कर रहा है, लेकिन मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अगर मेरी कंपनी तेरी वजह से बर्बाद हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
आखिर तू है ही कौन? हम अग्निहोत्री ग्रुप के मालिक गंगा अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ग्रुप? हाँ, अग्निहोत्री ग्रुप मौर्य जी। और अब आपको और आपके बेटे के पाप का खड़ा भर चुका है और मौर्य ग्रुप को बचाने का सिर्फ एगो ही रास्ता है। अब आपके और आपके बेटे के पाप का खड़ा भर चुका है और मौर्य ग्रुप को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या मतलब? तुमने जो कहा था वो उसने कर तो दिया। कर दिए, लेकिन ये काफी नहीं था। आपके बेटे को यह एहसास होना जरूरी है कि उसने कितना गलत किया है। मेरा यकीन करो, मैं उसे ठीक से सब समझा दूंगा। बस इस बार उसे माफ कर दो। नहीं केशव जी, ऐसे कैसे हम उसे माफ कर दें? आखिर तुम चाहते क्या हो? एक लड़की को हैरेस करने की सजा 1 से 3 साल की होती है। अक्षय को कम से कम जेल में 1 साल बिताना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अक्षय अगर जेल में चला गया तो उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा और मौर्यास की इज्जत पानी में मिल जाएगी। ये सब तो आपके बेटे को राधा के साथ बदतमीजी करने से पहले सोचना था। देखो, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, ऐसा मत करो। इसके अलावा तुम जो भी चाहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो हम खुद पुलिस को सबूत देंगे कि आपके बेटे ने बदतमीजी की है, या फिर आपका बेटा खुद ही कन्फेस कर देगा। गंगा की बातें सुनकर केशव ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम अपनी बात से नहीं मुकरोगे। तुम मेरी कंपनी को छोड़ दोगे, वादा करो मुझसे। हम मौर्य ग्रुप को छोड़ देंगे, लेकिन अगर फिर कभी आपने या आपके बेटे ने ऐसे दोबारा किया तो कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना हमारी इस बात का। इसलिए एक सलाह दे रहे हैं कि सुधर जाओ। केशव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो गंगा के आगे कुछ भी नहीं बोल सका। उसने फोन करके अक्षय को सब कुछ समझा दिया और अक्षय को पूरे 1 साल की जेल हो गई। वही इसके बाद गंगा ने राधा को फोन करके कहा, राधा, तुमने हमें कॉल किया था? हाँ गंगा, आज ऑफिस में बहुत कुछ हुआ था। समझ नहीं आया कि किसको कॉल करूं, इसलिए तुम्हें कर दिया। ऐसा क्या हुआ था राधा? गंगा के ये पूछते ही राधा ने उसे सारी बातें बतानी शुरू कर दी। इस मैनेजर की तो। रिलैक्स गंगा, वो अपनी गलती मान चुका है और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसे जेल भी हो गई है। क्या? सच में? ये तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम हमें तुरंत कॉल किया करो राधा, ठीक है ना? हाँ गंगा, मैं तुम्हें ही कॉल करूंगी। फिलहाल के लिए तो मैं ये जॉब क्विट कर रही हूँ। ऐसा कहा है? यहाँ पर जो भी मेरे साथ हुआ उसके बाद यहाँ काम करना। राधा, तुम एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हो और ऐसी छोटी मोटी चीजों से डर रही हो। अरे ऐसी दिक्कतों का सामना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम ऐसे भाग नहीं सकती। लेकिन गंगा, और अगर अगली जगह इससे भी ज्यादा बुरी हुई तो? वैसे भी अक्षय जेल जा चुका है, तो तुम फ्रीली काम कर सकती हो अब। राधा जानती थी कि गंगा सही कह रहा है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग अभी थोड़ा खराब था। तभी गंगा दोबारा बोला, राधा, तुम्हें अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है और अक्षय जैसे लोग तुम्हें अपना काम करने से रोक नहीं सकते हैं। थैंक्स गंगा, मुझे समझने के लिए और मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। चलो बाय राधा, हमें अभी थोड़ा काम है, हम तुमसे रात में बात करते हैं। राधा से बात करने के बाद गंगा एक बार फिर से उसी ऑर्फनेज में जाता है जहां पर उसे आरू यानी कि नैनी के बेटे के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली थी। गंगा वहां पहुंचते ही वहां से स्टाफ से पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे खास कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा चौकीदार दिखा जो कि उसकी ही तरफ देख रहा था। ये चौकीदार तो बहुत बूढ़ा लग रहा है, शायद यहाँ सालों से काम करता होगा। हम इसे पूछ कर देखते हैं। गंगा उस बूढ़े चौकीदार के पास पहुंचकर पूछता है, क्या आपको कोई आरू नाम का बच्चा याद है? वो बहुत छोटा था, लगभग 1-2 साल का। लगभग 20 साल पहले यहाँ लाया गया था। अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ था वो बच्चा। अग्निहोत्री सुनते ही उस चौकीदार को कुछ याद आने लगा।
अग्निहोत्री, कोई चंद्रा पहले आया था, बड़ा अजीब आदमी था। चंद्रा? कहीं आप चंद्रजीत की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, वही मोटा सा आदमी, थोड़ा खूसट था वो। यहाँ से 4 दिन बाद ही ले गया था वो उस बच्चे को। मतलब वो बच्चे को यहाँ पर केवल 4 दिन के लिए छोड़कर गया था? हाँ साहब, बहुत साल पहले की बात है वो तो आपने अग्निहोत्री का नाम लिया तो मुझे ध्यान आ गया। अच्छा, फिर उस बच्चे को किसी ने गोद ले लिया, क्या हुआ उसे? अभी ये तो मुझे याद नहीं है साहब कि कैसे क्या हुआ था, लेकिन वो चंद्रजीत वापस ले गया था उस बच्चे को। अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ गया होगा? गंगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से आरू के बारे में कैसे पता लगाए। आखिर ये चंद्रजीत चाचा उस बच्चे को कहाँ ले गए और काहे? आखिर ये चाचा आरू के साथ करना क्या चाह रहे थे? गंगा ने कुछ सोचा और तभी अग्निहोत्री मैंशन की तरफ निकल गया। उसे नैनी से बात करनी थी इस बारे में। वो सीधे पहुंचा नैनी के कमरे के बाहर और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, छोटी माँ, हमें आपसे बात करनी है, ये आरू के बारे में है। आरू का नाम सुनते ही नैनी तुरंत अपने बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ आई और गंगा की तरफ देखते हुए उत्सुक होकर बोली, गंगा, क्या तुम्हें आरू का पता चल गया? हाँ, हमें इतना पता चला है कि आरू को चंद्रजीत चाचा ने गायब किया था। चंद्रजीत भैया ने? लेकिन क्यों? वो तो हमें नहीं पता छोटी माँ। मैं उस चंद्रजीत को छोड़ूंगी नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटा को बिना इजाजत के कहीं भी ले जाने की? नैनी चंद्रजीत से लड़ने के लिए बस जा ही रही थी कि तभी गंगा ने उसे रोकते हुए कहा, छोटी माँ रुक जाइए, हम चंद्रजीत चाचा को अपने हिसाब से देखेंगे। आपको हम पर भरोसा है ना? हमें तुम पर भरोसा तो है, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है। अब हम नहीं चाहते हैं कि आपको भी कुछ हो जाए, इसलिए ये आप अपने बेटे यानी कि हमें संभालने दीजिए। ये सब सुनकर नैनी ने गंगा की तरफ प्यार से देखा और अपने आप में ही सोचते हुए बोली, ये मेरे बारे में कितना सोच रहा है और मैं हूँ कि इससे ही इसकी असलियत नहीं बता रही हूँ। नैनी ने एकदम से गंगा का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ गंगा। हाँ छोटी माँ, बताइए ना। असल में शायद तुम्हारी माँ जिंदा है। क्या? हम कुछ समझे नहीं। असल में मिस्टर अग्निहोत्री की पहली पत्नी तुम्हारी माँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो हमारी माँ नहीं है तो फिर कौन है? मुझे नहीं पता गंगा कि तुम्हारी असली माँ कौन है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि मिस्टर अग्निहोत्री की पहली पत्नी तो नहीं है। लेकिन कैसे? हमारा मतलब है कि आपको कैसे पता है कि वो हमारी माँ नहीं है? क्योंकि मिस्टर अग्निहोत्री की पहली पत्नी ने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं था। असल में वो एक बांझ थी। ये सब सुनकर गंगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैनी ने तो ये कहकर उसके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा दिया था। तुम्हारे पिता यानी कि मिस्टर अग्निहोत्री ने मुझसे इस वजह से ही तो शादी की थी ताकि उन्हें एक बेटा मिल सके। लेकिन अगर वो हमारी माँ नहीं है तो फिर हमारी असली माँ कौन है? गंगा, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद मिस्टर अग्निहोत्री की जिंदगी में एक और लड़की थी, उनकी असिस्टेंट रूपाली। रूपाली? तो ये है हमारी असली माँ शायद। गंगा, ये सब जानने के बाद गंगा का दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो अब तक समझ रहा था उसकी माँ जा चुकी है, लेकिन अब उसके सामने एक और नया राज खुल चुका था। वो सीधे अब मिस्टर अग्निहोत्री के पास पहुंचा और बोला, अब बस बहुत हो चुका बापूजी, आपको हमें अभी के अभी सच्चाई बतानी ही होगी। गंगा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये बात तुम्हारी समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें सच जानना है, हमारी असली माँ कौन है। क्या बकवास कर रहे हो गंगा? मेरी पहली पत्नी सुष्मिता तुम्हारी माँ है। लेकिन एक बांझ हमारी माँ कैसे हो सकती है बापूजी? ये सुनते ही मिस्टर अग्निहोत्री एकदम हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि गंगा ये क्या कह रहा है। बांझ?
फालतू की बातें करना बंद करो गंगा, और जाकर ऑफिस में कुछ काम करो। हम फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं बाबूजी। हमें पता चल गया है बड़ी माँ बांझ थी। अब आप हमें सच्चाई बता दीजिए। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो गंगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो। गंगा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि मिस्टर अग्निहोत्री उससे इतना कुछ छुपा रहे हैं। उसे अब गुस्सा आ रहा था और उसने मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है चलो, हमने मान लिया कि बड़ी माँ बांझ नहीं थी। बस आप हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है गंगा कि तुम इस सब के पीछे इतना पागल क्यों हो। ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सच है बाबूजी। बस इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि रूपाली कौन है। रूपाली? अब तुम्हें रूपाली के बारे में किसने बता दिया? आप वो सब छोड़िए बाबूजी, हमें बस इतना बताइए कि रूपाली कौन है। तुम्हें इस सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आखिर आप हमें सच काहे नहीं बता रहे हैं बाबूजी? रूपाली बस मेरी असिस्टेंट थी और कुछ भी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं बाबूजी, हमें सच सच बताइए। गंगा की बातें सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिन बातों को वो गंगा को कभी नहीं बताना चाहते थे, गंगा बार बार उन्हीं बातों को न जाने कहां से खोद खोद कर ला रहा था। तुम्हें जैसा समझना है तुम समझ सकते हो गंगा। अब मुझे थोड़ा आराम करना है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर अग्निहोत्री की बातें सुनकर गंगा इतना तो समझ गया था कि ये रूपाली के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। गंगा ने एक बार फिर मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ देखकर पूछा, बाबूजी, क्या रूपाली ही हमारी माँ है? गंगा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है? वो तुम्हारी माँ नहीं है। अब हमें अकेला छोड़ दो। गंगा को अब मिस्टर अग्निहोत्री की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और उनको ऐसे गुस्से में देख गंगा ने वहां से बाहर निकलना ही सही समझा। लेकिन अभी भी वही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और उसने खुद से ही कहा, क्या इसका मतलब है कि रूपाली ही हमारी असली माँ है? का हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। आखिर वो इस समय कहाँ होंगी? अपने आप में ही सोचते हुए गंगा वहां से जाने लगा कि तभी उसके दिमाग में चंद्रजीत का ख्याल आया। हाँ, चंद्रजीत चाचा को इस बारे में जरूर पता होगा। ये सोचते ही गंगा जल्द से ऑफिस की तरफ निकल गया और सीधे चंद्रजीत के सामने जा पहुंचा। उसने देखा कि चंद्रजीत किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर गंगा सीधे उसके ऑफिस में घुस गया। हमें आपसे अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है चाचा जी। गंगा की ये बात सुनते ही चंद्रजीत ने फोन पर कहा, अभी गंगा आया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? फोन रखते ही चंद्रजीत ने गंगा की तरफ देखा। अब तुम्हें क्या चाहिए गंगा? कुछ सवालों के जवाब। रूपाली कौन है? रूपाली का नाम सुनते ही चंद्रजीत के भी होश उड़ गए। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गंगा का पारा अब ऊपर चढ़ता जा रहा है। पहले मिस्टर अग्निहोत्री ने उसे कुछ भी नहीं बताया और अब ये चंद्रजीत। गंगा ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर मारा और बोला, हमें अभी के अभी सब कुछ सच बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, हम आपको धमकी दे रहे हैं। अगर आपने हमें सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हम आपको आपकी पोस्ट से निकाल देंगे। इस बात पर चंद्रजीत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, बड़ों की इज्जत करना तुम भूल गए हो गंगा। तुम चाह कर भी मुझे नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी भाई साहब जिंदा हैं और वो तुम्हें ऐसी कोई मनमानी नहीं करने देंगे। अच्छा, आप भूल रहे हैं कि हम अग्निहोत्री ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बात रही बाबूजी की तो वो भी हमें नहीं रोकेंगे जब हम उन्हें आपके द्वारा किए गए घपलों के बारे में बताएंगे। गंगा की बातें सुनकर चंद्रजीत चीप गया और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी गंगा बोला, अब हमें सीधे सीधे बता दीजिए कि रूपाली कौन है। ये बहुत सालों पहले की बात है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब की। मैंने ही रूपाली को हायर किया था भाई साहब की सेक्रेटरी के रूप में। मतलब रूपाली बाबूजी के करीब रहा करती थी?
हाँ गंगा, यही प्लान था। मैंने उसे इसलिए हायर किया था ताकि वो भाई साहब के करीब जाकर उन्हें अपने वश में कर ले। का रूपाली हमारी माँ है? नहीं गंगा, रूपाली ने बहुत कोशिश की। छोटे कपड़े पहनना, भाई साहब के करीब जाना, उन्हें छूना और यहाँ तक कि उसने उनसे प्यार करने का नाटक तक किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। भाई साहब जैसे एक पत्थर थे जो कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने रूपाली को लालच दिया था कि अगर वो भाई साहब को अपने वश में कर लेगी तो करोड़ों की मालकिन बन जाएगी। और इसी लालच में एक दिन रूपाली ने सारी हदों को पार कर दिया और भाई साहब के सामने अपने कपड़े उतारने लगी। ये सब देखकर भाई साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अगर रूपाली हमारी माँ नहीं थी तो आखिर हमारी माँ कौन थी? तुम्हारी माँ तो सुष्मिता भाभी थी ना गंगा? तुम बार बार यही सवाल कर रहे हो। झूठ मत बोलिए चाचा जी, हमें सब पता चल चुका है कि सुष्मिता माँ का कोई बच्चा नहीं था। ये सब तुम क्या कर रहे हो? गंगा चंद्रजीत की तरफ गुस्से से बढ़कर कहता है, चाचा जी, आपने छोटी माँ के बेटे आरू के साथ क्या किया? देखो गंगा, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। ठीक है, आप हमें मत बताइए। हम बाबूजी को सारे अकाउंट्स एक बार ठीक से दिखा देते हैं, फिर देखते हैं कि आप इस कंपनी में टिकते हैं या नहीं। हाँ, मैंने ही उस बच्चे को गायब किया था। मैंने नहीं सोचा था कि भाई साहब और उस नैनी का एक बच्चा भी हो जाएगा, इसलिए जैसे ही वो बच्चा हुआ मुझे उसे ठिकाने लगाना था। तो आपने उस बच्चे को काहे मार दिया? नहीं, मैं उतना भी बुरा नहीं कि एक मासूम बच्चे को मार दूं। लेकिन उतने बुरे तो हो कि उस मासूम को उसकी माँ से अलग कर दो। ये मेरे लिए जरूरी था, वरना मुझे क्या मिलता। वो बच्चा मुझसे सब कुछ छीन लेता। अब वो बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या सच में आपको नहीं पता? मैंने उसे किसी गांव में एक आदमी को दे दिया। मुझे नहीं पता उसके बाद उसका क्या हुआ। गंगा को चंद्रजीत की इस बात पर बहुत ज्यादा जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि एक यही आदमी है जो कि उसके सवालों का जवाब दे सकता है। इसलिए वो उसकी तरफ देखकर दोबारा बोला, अगर रूपाली हमारी माँ नहीं है और सुष्मिता भी हमारी माँ नहीं है तो फिर कौन है? गंगा की बातें सुनकर चंद्रजीत को अब इतना तो पता चल गया था कि गंगा को बहुत कुछ पता चल चुका है और आज गंगा सारी सच्चाई जानकर ही रहेगा। इसलिए वो अपना सर झुकाकर बोला, एक और औरत है जिसको तुम माँ कहते हो गंगा। एक और औरत? गंगा कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने चंद्रजीत की तरफ देखकर कहा, छोटी माँ, आपका मतलब है कि वही हमारी असली माँ है? लेकिन उनका तो आरू के अलावा और कोई भी बच्चा नहीं था। ठीक कहा तुमने गंगा, आरू और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। यह सुनते ही गंगा बुरी तरह से चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था चंद्रजीत की बातें सुनकर। लेकिन ये सब कैसे? यही सच है गंगा। मुझे नहीं पता भाई साहब तुमसे ये सब क्यों छुपाना चाहते थे। इसका मतलब हमारी माँ, हमारी असली माँ छोटी माँ है। जहाँ गंगा इस सब के बारे में सोच रहा था, वही चंद्रजीत भी सोच रहा था कि क्या उसने गंगा को ये सब बताकर ठीक किया। चंद्रजीत ये सब सोच ही रहा था कि तभी गंगा ने एकदम से बोला, आप अभी हमारे साथ चलिए। कहाँ? माँ को सच बताने। वैसे तो चंद्रजीत नैनी के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अब उसे गंगा के साथ जाना ही पड़ेगा। गंगा जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ ही देर में नैनी अपने कमरे से बाहर आई। तभी गंगा ने कहा, माँ, आरू मिल गया है। ये सुनते ही नैनी का चेहरा खुशी से खिल गया और उसने गंगा की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है मेरा बेटा गंगा? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। असल में माँ, आरू कोई और नहीं, हम ही हैं। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं गंगा। तुम और आरू? नैनी ने ये कहा ही था, तभी चंद्रजीत आगे आते हुए बोला, गंगा सही कह रहा है नैनी भाभी, आपका आरू यही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नैनी के लिए ये मानना मुश्किल था कि गंगा ही उसका बेटा था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसे वो आरू को ढूंढने के लिए कह रही थी वही उसका आरू है। बहुत सालों पहले मैं ही इसको आपसे दूर ले गया था। मैंने इसको एक गांव में दे दिया था। इस समय नैनी का ध्यान इस बात पर नहीं था
कि चंद्रजीत ने उसके साथ क्या किया था, बल्कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गंगा पर था। उसने अपने दोनों हाथ गंगा के गालों पर रख दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू ही मेरा आरू है। गंगा की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वो नैनी की तरफ देख रहा था। नैनी और गंगा दोनों के ही अंदर बहुत इमोशंस भर गए जो उनकी आंखों से बहने लगे थे। माँ, हम ही हैं तेरे हरू। वो दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। चंद्रजीत ये खड़ा हुआ देख रहा था। आज नैनी और गंगा मिल गए। इसका मतलब था कि अब कंपनी में उसकी दावेदारी और कम हो जाएगी और गंगा अब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। चंद्रजीत ने अपने मन में सोचते हुए कहा, मैं गंगा को इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकता।